अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कनाडा की ज़्यादातर रिफ्यूज़ल्स 179 बी पर ही आती हैं। ये पॉइंट्स अगर मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाने में कामयाब हो गया तो सेकंड अटेम्प्ट में आपका वीज़ा डेफिनेटली कनाडा का लगेगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम भी वीज़ा कनाडा का अप्लाई करने जा रहे हैं, उन्होंने 179 बी से कैसे बचना है, अपनी चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करना है, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंतहाई अहम है। तो आज का फोकस सिर्फ 179 बी पर है। अगर आज की इस वीडियो में मैं आपको स्क्रीन पर कम नज़र आऊँगा और ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको आज लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर ही समझाऊंगा। और आपको अगर ये पॉइंट्स मैं समझाने में कामयाब हो गया तो इंशाल्लाह कनाडा का वीज़ा डेफिनेटली आपका लगेगा और ज़रूर लगेगा। वो पॉइंट्स क्या हैं, आइए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और ये वीडियो बड़ी अहम है, अपनी फ्रेंड और फैमिली में काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। वीज़ा ऑफिसर जब आपको रिफ्यूज़ल लेटर देता है तो उसमें कहता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे एज रिक्वायर्ड बाय द पैराग्राफ 179 बी ऑफ द IRPR। वीज़ा ऑफिसर को 179 बी सेक्शन के तहत आपको वो रिफ्यूज़ करता है और उसके बाद वो कहता है कि आई एम रिफ्यूजिंग योर एप्लीकेशन बिकॉज यू हैव नॉट established that you will leave Canada based on the फॉलोइंग फैक्टर्स। वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल से ये फॉलोइंग फैक्टर्स उठाता है और इन पॉइंट्स की बेस पर उसे लगता है कि आप कनाडा से वापस नहीं जाएंगे। तो जी नंबर 1 पॉइंट जो है इस हवाले से वो मैं आपको ज़रा पढ़कर बता दूं। यू डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज आउटसाइड कनाडा। अब इसका मतलब ये है कि आपकी अपने होम कंट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है या आपकी टाइज बहुत ज़्यादा वीक है और इस वजह से उन्हें शक है कि आप वापस नहीं आएंगे। उसके बाद नंबर 2 पर वो आपके पर्पस ऑफ विजिट पर जी ऑब्जेक्शन लगाता है और कहता है जी द पर्पस ऑफ योर विजिट टू कनाडा इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द टेम्परेरी स्टे गिवन द डिटेल्स यू हैव प्रोवाइडेड इन योर एप्लीकेशन। आपने जो जो डाटा IRCC को अपनी एप्लीकेशन में जो सबमिट किया है कि आप 10 दिन या 14 दिन या 12 दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो आपसे मुतमिन नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने आप पर ये क्लॉज जो है वो भी लगा दी है। अब नंबर 3 पर जो क्लॉज है जी वो भी आप सुन लें। योर करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन डज नॉट शो डैट यू आर फाइनेंशियली इस्टेब्लिश्ड इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। इसमें आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स को भी वीज़ा ऑफिसर ने असेस किया है और ना ही आपकी एम्प्लॉयमेंट पोजीशन वीज़ा ऑफिसर को स्ट्रॉन्ग लगी और ना ही फाइनेंशियल कंडीशन से वो कन्विंस हुआ है, जिससे उसे लगा कि आपके पास अपने होम कंट्री वापस जाने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग वजह नहीं है। आगे 179 बी का रिफ्यूज़ल ये कह रहा है कि जी योर एसेट्स एंड फाइनेंशियल सिचुएशन आर इनसफिशिएंट टू सपोर्ट द स्टेटेड पर्पस of your of your travel for yourself and accompanying family members if applicable। अब मतलब ये है कि जो फंड्स आपने या बैंक स्टेटमेंट उनको दी है वो इतनी नहीं है कि आप कनाडा का ट्रैवल अफोर्ड कर सकें, जिसकी बेस पर वीज़ा ऑफिसर ने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है। यहाँ पर लोगों को पता नहीं होता कि इन चीज़ों को रिकवर कैसे करना होता है और ख़ास तौर पर रीअप्लाई में इन चीज़ों को कैसे आपने प्रॉपरली हाईलाइट करना है। रिफ्यूज़ल लेटर आप साथ मस्ट अटैच करें और रिफ्यूज़ल्स की जो ग्राउंड्स आपको दी जाती हैं उनको आप कैसे प्रॉपरली हाईलाइट और एक्सप्लेन कैसे करते हो, ये एक बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क है। आपके आपके पास क्या सॉलिड एक्सप्लेनेशन है इस हवाले से, जैसे वीज़ा ऑफिसर जिससे वीज़ा ऑफिसर कन्विंस हो, जैसे आपकी फैमिली टाइज के मुतालिक, करंट एम्प्लॉयमेंट से मुतालिक, पर्पस ऑफ विजिट के बारे में या फाइनेंशियल सिचुएशन के अबाउट आप क्या सॉलिड रीज़न देते हैं जिससे वीज़ा ऑफिसर को लगे कि जी आपको वीज़ा दोबारा ग्रांट होना चाहिए या फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको मिलना चाहिए। न्यू एप्लीकेशन में नाज़रीन पुरानी रिफ्यूज़ल्स की एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि वीज़ा ऑफिसर को आप कन्विंस कर सकें कि आपने जो गलतियां हमारी प्रोफाइल से निकाली थी हमने उनको अंडरस्टैंड किया है और अपग्रेड किया है। अब आप हमारी फाइल को दोबारा चेक करें और एक फेयर डिसीजन करें। ज़्यादातर लोगों को कनाडा से ये ही रिफ्यूज़ल आता है कि उनका पर्पस ऑफ विजिट कंसिस्टेंट नहीं है। अब चीज़ों को मज़ीद समझते हैं ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो। देखिए जी आगे वो कह रहा है जी कि यू हैव नो सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज आउटसाइड कनाडा। इसमें वीज़ा ऑफिसर
जो है आपको ये कह रहा है कि जी आपके पास स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज या फैमिली कनेक्शन नहीं है, जैसे कोई भी क्लोज फैमिली मेंबर living in your home country or other than country outside Canada that would make you return after visit। सादा अल्फाज में वो ये कह रहा है कि जी हमें इस पॉइंट पर आपके ऊपर डाउट है कि आप इसे वाजिया करें। आगे वो ये भी कह रहे हैं कि जी आपका पर्पस ऑफ विजिट कंसिस्टेंट नहीं है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सच एज व्हाई यू वांट टू विजिट कनाडा, हाउ लॉन्ग यू विल स्टे, द ऑफिसर थिंक्स दैट योर ट्रिप does not match someone who only want to come for a short time and then leave। Essentially, they doubt you might stay longer than you said। आप जो अपने हालात वीज़ा एप्लीकेशन में अपने बताते हैं वीज़ा ऑफिसर को, या जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करते हैं, उसमें आप प्रॉपरली चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। यहाँ पर कम्युनिकेशन का मसला है। आप वीज़ा ऑफिसर को कहते हैं कि मेरी करंट एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन आप अपनी जॉब को अच्छे तरीके से वीज़ा कवर लेटर में जस्टिफाई नहीं कर पाते, और ना ही और वीज़ा ऑफिसर आपको रिफ्यूज़ कर देता है इस बुनियाद पर कि आपकी जॉब फाइनेंशियली स्टेबल नहीं और आप वापस नहीं आएंगे। अगला पॉइंट है जी करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज़ नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जी आपकी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब इसका ये है कि जी आपकी जॉब और एम्प्लॉयमेंट डिटेल ने उन्हें कन्विंस नहीं किया। मतलब योर जॉब और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डज नॉट कन्विंस देम दैट यू आर वेल एस्टेब्लिश्ड एंड financially stable in your home country। If they feel you do not have a valid or strong job or income, they worry you might not return। ये चीज़ आपके लिए नाज़रीन रेड फ्लैग खड़ा करती है कि जी आपने चीज़ें लगाई तो हैं, लेकिन वीज़ा ऑफिसर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करवाई। अगला पॉइंट आता है जी कि नॉट इनफ एसेट्स और फंड्स टू कवर द ट्रिप। दे थिंक यू डू नॉट हैव इनफ मनी और रिसोर्सेज टू पे फॉर योर ट्रैवल कॉस्ट्स इन कैनेडा एंड फॉर एनी accompanying family members if applicable। This can suggest that you might overstay or work illegally to support yourself if your funds are too low। वीज़ा ऑफिसर इस बात को भी सोचता है कि जी जो फाइनेंशियल चीज़ें आपने जो हमें फ़राहम की हैं, वो आपके ट्रिप की कॉस्ट को कवर करने के लिए काफ़ी नहीं है। आपकी फ़्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, जो ट्रैवल प्लान आपने बताया है, उसके रेलिवेंट आपने अपना बजट बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखाया होता। वीज़ा ऑफिसर ये भी देखता है जी कि ट्रिप की कॉस्ट के बाद आपके पास कितने पैसे बचते हैं कि आप वापस आकर कुछ दिन सर्वाइव भी कर सकेंगे अपने कंट्री में कि नहीं कर सकेंगे। जितनी जितने मर्ज़ी पेपर आपके अच्छे हों, अगर जस्टिफ़िकेशन मतलब एक्सप्लेनेशन आपने सही ना दी, अपनी बात को सही कन्वे ना किया, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएँगे और आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो आप अपनी प्रोफ़ाइल को अच्छी तरह नाज़रीन मेंटेन करें। मैं आप लोगों की फ़ाइलों में बहुत मिस्टेक्स देखता हूँ। ज़्यादातर जो केस कनाडा के मेरे पास आते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पे इंफॉर्मेशन कुछ और होती है और वीज़ा जस्टिफिकेशन लेटर में डाटा मुख्तलिफ होता है और चीज़ें आपस में मैच नहीं करती। डॉक्यूमेंट्स के पेपर्स की जो स्कैनिंग भी होती है, वो भी आप लोग अच्छे तरीके से नहीं करते। जब ये चीज़ें आपकी फ़ाइल में हों, तो आप पर 179 बी जो है वो लगाई जाती है। अब आपने इन तमाम पॉइंट्स पर व्यूअर्स वर्कआउट करना है, प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन दें, अपनी एक्सप्लेनेशन में लफ्ज़ों का एक्यूरेट इस्तेमाल करें, अपने डॉक्यूमेंट्स की वर्थ निकाल कर वीज़ा ऑफिसर के सामने पेश करें। अगर आप अपना वीज़ा कवर लेटर या रिफ्यूज़ल के बाद लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन हमसे बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं, या आप सिर्फ अपनी प्रोफाइल या डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट भी चाह रहे हैं, तो वो भी आप हमसे पेड सर्विस आप हमारी ले सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स की एक प्रॉपरली असेसमेंट करवा सकते हैं। बाज़ का थोड़े बहुत पैसे खर्च करने से आप जो है बहुत बड़े पैसों के नुकसान से और अपनी इमिग्रेशन हिस्ट्री को गलत वे में जो है ले जाने से बचा सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को वर्थ देता हूँ कि आप एक सेकंड ओपिनियन जो है किसी न किसी से ज़रूर लिया करें, ताकि आप अपनी चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से पाइप अप कर सकें और अपना केस अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। तो आप हमारी भी इस हवाले से पेड सर्विस ले सकते हैं। आपको कोई वीज़ा कवर लेटर चाहिए या लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन आफ्टर रिफ्यूज़ल, जो कि बड़ा अहम होता है दोबारा अप्लाई करने के लिए, आप अगर चाहें तो हमसे भी बनवा सकते हैं या असेसमेंट भी करवा सकते हैं। ऑब्वियसली हम उसका एक सर्विस चार्ज लेंगे। वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।